वेलकम टू पनेशिया। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 20th एंड 21st अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हमारी आज की क्या हेडलाइंस हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022 के बारे में, जो होता है अक्टूबर 20th को। पुलिस कमेमोरेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 21st ऑफ अक्टूबर। गौतम अडानी टॉप्स 2022 Forbes list India's 100 richest. Hardeep Puri inaugurates Asia's largest compressed biogas plant. Liz Truss resigns after 6 weeks as UK Prime Minister. Next we have India ranks 41st among 42 nations in pension index. The 14th World Spice Congress will be held in Maharashtra. The Senti Millionaire Report 2022. India third on the list, predicted to overtake China by 2032. HDFC Securities opens the first women-only digital center in Bengaluru. And at the last, we have One Health Joint Plan of Action launched to address health threats to humans, animals, plants and environment. तो ये थे हमारी आज की हेडलाइंस। तो देख लेते हैं इनकी क्या डिटेल्स हैं। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स जैसे आपको पता है हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिनके डाटा डिराइव करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को यूज करना पड़ता है। तो 20th अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर 5 साल के बाद मनाया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हर डेकेड में ये एक बार मनाया जाता है एट मिड डेकेड। तो हिस्ट्री अब हम जान लेते हैं। द डे वाज डेजिग्नेटेड इन 2010। 2010 में यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने इस डे को रिकॉग्नाइज किया था टू बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे। अब इसका पर्पस क्या है? अब इसका ये सिग्निफिकेंस है कि पुट लाइट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ हमारे बिजनेस या इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारी डेली लाइफ में भी उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इन यूजेस को ध्यान में रखते हुए हम इस डे को मनाते हैं। बात करते हैं थीम के बारे में। तो इस साल का जो थीम रहा है वो रहा है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम उस डाटा को डिराइव करने की, एनालाइज करने की और प्रोसेस करने की कोशिश करें जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो ये तो हमने बात की वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे के बारे में। अब इंडिया भी स्टैटिस्टिकल डे मनाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। वो डे हम मनाते हैं 29 जून को। अब ये क्यों मनाया जाता है? हमारे बहुत बड़े एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट रहे हैं इंडिया के, PC मैलानोबिस, तो उनकी याद में हम इस डे को मनाते हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून। आगे दोस्तों हम बात करते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे के बारे में, और ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। अब इस डे को हम क्यों मनाते हैं? बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है हमारी पुलिस फोर्स जो बॉर्डर्स पर काम करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, जैसे कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडो चाइना बॉर्डर, तो वहाँ पर दिन पर दिन हम ये बातें सुनते रहते हैं कि वहाँ पर इतने जवान शहीद हो गए, वहाँ पर इतने जवान शहीद हो गए। तो उन जवान जो शहीद हो जाते हैं हमारे बॉर्डर्स की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी में, उनको याद करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से अगर हम शुरुआत करें तो ये ईयर 1959 की बात है, जब 21 अक्टूबर को जो हमारे इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर 20 हमारे सैनिक तैनात थे और चाइना वालों ने एकदम से हम पर हमला कर दिया था, जहां पर हमारे 10 जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में हम हमेशा से 21 अक्टूबर को इस डे को मना रहे हैं 1959 से। अब बात करते हैं इस साल के इवेंट की। तो इस साल जो इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख के एरिया में जो सोल्जर्स इस साल शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए हम इस डे को यहाँ पर मनाया है इस साल।
नेक्स्ट हियर वी हैव गौतम अडानी टॉप्स लिस्ट। तो इंडिया की जो 100 मोस्ट रिचेस्ट की लिस्ट निकलती है फोर्ब्स की तरफ से, तो उसमें इस साल गौतम अडानी ने फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि बहुत सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि मुकेश अंबानी इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, बट यहाँ पर उस फर्स्ट प्लेस को अब गौतम अडानी ने ले लिया है। तो उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 150 बिलियंस बताई जा रही है, और सेकेंड प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय मुकेश अंबानी एट 88 बिलियंस। तो बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर हमें देखने को मिला है। एंड दीज आर द अदर इंडिविजुअल्स हु आर एट द टॉप 10: राधाकृष्ण दामिनी, साइरस पूनेवाला, शिव नादर, सावित्री जिंदल, दिलीप सांघवी, हिंदुजा ब्रदर्स, कुमार बिरला एंड बजाज फैमिली। तो ये टॉप 10 में आते हैं उस फॉर्ब लिस्ट में, जो एक्चुअल में 100 की लिस्ट हमें निकाल के देते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टेड फैक्ट है दोस्तों कि अडानी और अंबानी, इन दोनों की अगर हम वेल्थ इस वक्त जो यहाँ पर हमें दिखाई गई है 150 और 88, अगर हम इन दोनों को फिगर्स को ऐड कर लें तो उनकी नेटवर्थ हमारे देश की 30% नेटवर्थ को बयान करती है। तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर खड़ा होता है हमारे देश के लिए, जो है इनकम डिस्पैरिटी का। दो दिस इज अ रियली गुड न्यूज़ फॉर अ कंट्री, हमारी कंट्री में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इनकम डिस्पैरिटी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 बंदों के पास जो नेटवर्थ है वो 30% के अराउंड है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश के लिए बनता जा रहा है। नेक्स्ट है वी हैव अ न्यूज अबाउट एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो ये एशिया का लार्जेस्ट है दोस्तों, हम यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एशिया एज अ कॉन्टिनेंट को बात कर रहे हैं। तो इसको इनॉग्रेट किया है हरदीप पुरी जी ने। हरदीप पुरी हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो पंजाब आए थे और पंजाब में ही ये प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो पंजाब में कौन सी जगह? देयर इज अ प्लेस लहरा गागा इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो संगरूर इज द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इज द पंजाब, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्लेस है उसका नाम है लहरा गागा। तो इसके फाइनेंस की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो फाइनेंस है वो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमें फंड किया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है, वर्बियो एजी नाम की एक जर्मन कंपनी है, उसने इस प्लांट को फंड किया है और फंडिंग की टोटल अमाउंट है 220 करोड़। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया। तो ये एरिया जो कवर करने वाला है वो 20 एकर्स का एरिया, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो ये काफी बड़ा एरिया कवर करने वाला है यहाँ पर। देन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में अभी इस वक्त इट इज गोइंग टू वर्क ऑन 6 टन पर डे। अभी जो इसकी कैपेसिटी है पैडी स्ट्रॉ को यूज करने की वो 6 टन की है, लेकिन इसको इंक्रीज कर 300 टन तक लेके जाने की कोशिश रहेगी। तो उससे क्या होगा, पर डे के बेसिस पे ये 33 TBD ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस की प्रोडक्शन होगी और 8 डाइजेस्टर्स ऑफ 110 क्यूबिक मीटर्स। तो इतनी कैपेसिटी इस प्लांट की है। अब वो वाला जो इसमें स्ट्रॉ यूज होगा, अब वो कहाँ से आएगा? जो आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया है वहां से उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है वी हैव न्यूज अबाउट यूके पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहाँ पर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रस, जो अभी थोड़े महीने भी नहीं हम कह सकते, थोड़े हफ्ते पहले ही इलेक्ट हुई थी, उन्होंने रिजाइन करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो तब वहाँ की इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब थी और उन्होंने ये वादा किया कि हम इंटरेस्ट रेट को कट करके और टैक्सेस के रेट को कम करके हम इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ को पूरा ना करने की हालत में उनको रिज़ाइन देना पड़ा। इससे कुछ दिन पहले ही उनको फोर्स किया गया कि वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी रिज़ाइन दें, जिन्होंने ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। तो पहले उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन दिया और अब उन्होंने खुद भी रिज़ाइन दे दिया है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो 45 डेज का उनका टेन्योर रहा और ये ब्रिटेन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतने कम टाइम के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर ने रूल किया है। अब वहाँ पर आगे जो कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं वो क्या हैं, जो इस साल पहले भी थे, ऋषि सोनक, ही इज गोइंग टू कंटेस्ट अगेंस्ट पेनी मॉर्डॉन्ट एंड ऑल्सो बोरिस जॉनसन। आपको अगर याद होगा दोस्तों, तो थोड़ी देर पहले ही इनको भी गद्दी से हटाया गया था, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से। तो ये भी हो सकता है ये अब हमें पॉलिटिकल फ्रंट में देखने को मिले। तो कंजर्वेटिव पार्टी जिससे ये बिलोंग करती हैं लिज, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर मेजॉरिटी में है। तो वहाँ पर इलेक्शन दोबारा से नहीं होंगे, सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी अपना हेड चूज करेगी और हेड चूज करेगी बाय अक्टूबर 28 और तब तक ये अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन दे चुकी होंगी। नेक्स्ट है वी हैव एन इंडेक्स। तो 44 कंट्रीज का इंडेक्स बना था जिसमें से इंडिया 41st पे आया है इन टर्म्स ऑफ पेंशन।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इंडेक्स को मेजर कौन करता है। इस इंडेक्स को मेजर करता है मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो जो 44 कंट्रीज यहाँ पर उन्होंने चूज की हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 65% ऑफ पॉपुलेशन को। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65% इन 44 कंट्रीज में रहता है। तो इंडिया की हालत यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो 2021 में उन्होंने इंडेक्स की लिया था 43 कंट्रीज का, जिसमें से इंडिया का रैंक था 41। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर करने के लिए वो 3 सब हेड्स लेते हैं। तो पेंशन की एडिक्वेसी, पेंशन की सस्टेनेबिलिटी एंड पेंशन की इंटेग्रिटी। तो इन तीनों में इंडिया का क्या रेट है, क्या स्कोर है, हम वो देख लेते हैं। तो एडिक्वेसी के मामले में इट इज जस्ट 33.5 विच इज वेरी वेरी लो। In terms of sustainability, it is 41.8, which is also not very good. And in terms of integrity, it is 61. तो overall score जो इंडिया का आया है वो आया है 44.44। और अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि टॉप पर जो आए हैं उनके क्या स्कोर्स रहे हैं, तो टॉप रैंक 1 पर आया है आइसलैंड, जिसका स्कोर रहा है 84.7। तो हम ऑलमोस्ट 50% पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेंशन के मामले में सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव सेकेंड रैंक एट नीदरलैंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ 0.1 के डिफरेंस से नीदरलैंड सेकेंड पर आया है। तो यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन हमें देखने को मिला है। और अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट पर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है थाईलैंड, विच इज ओनली 41.7। तो इंडिया से थाईलैंड सिर्फ 3 पॉइंट्स नीचे है। तो इंडिया अभी इसमें नीचे की कंट्रीज में ही आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज अबाउट 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। तो स्पाइस वर्ड को सुनते हुए आपके दिमाग में वो खाने वाले स्पाइसेस जरूर आए होंगे एक बार तो, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर उन स्पाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम किस स्पाइस की बात करें। तो स्पाइस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑल दीज टर्म्स। तो वो टर्म्स क्या है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। तो जैसे कि आपको पता है कि अगले साल की जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आने वाली है। तो इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल नवंबर 2023 तक G20 का प्रेसिडेंट रहेगा इंडिया। तो अगले साल ये जो स्पाइस कॉन्फ्रेंस होती है ये इंडिया में होगी। सो दिस इज द मेजर न्यूज। अब पहले हम देखते हैं कि पहली बार ये कब हुई थी। तो 1990 में फर्स्ट वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई थी, जिसमें G20 कंट्रीज के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो 2023 में इंडिया में होने वाली है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो वो होगी February 16 to 18 विच इज 3 days कॉन्फ्रेंस, और वो होगी सिडगो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। तो ये होने वाली है मुंबई में 2023 में, और हमने जो थीम उसके लिए डिसाइड किया है वो है विजन 2030 स्पाइसेस। तो ये सारे गोल्स को अचीव करने का हमने इस बार प्रण लिया है। हमारा थीम अगले साल जो कॉन्फ्रेंस का रहेगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज अबाउट सेंटी मिलेनियर रिपोर्ट 2022। तो ये क्या रिपोर्ट है? दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ रिपोर्ट जहां पर रिसर्च होनी शुरू हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेंटी मिलेनियर्स कौन से होते हैं। तो सेंटी मिलेनियर्स वो लोग हैं जिनके इन्वेस्टेबल एसेट्स मोर देन $100 मिलियंस होते हैं। अगर हम बात करें इंडियन रुपीज में तो उसकी वैल्यू होगी 830 करोड़। तो इतने इन्वेस्टेबल एसेट्स ओन करने वाले इंसान को हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, और इसमें इंडिया का रैंक बहुत अच्छा आया है। इंडिया इज ऑन 3rd रैंक। तो यहाँ अगर आप देखें तो फर्स्ट पर है कंट्री USA, देन देयर इज चाइना, एंड एट 3rd यू सी हियर इज इंडिया। और इंडिया यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को भी पीछे छोड़ चुका है, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर अ कंट्री। तो आउट ऑफ 25,490 अगर वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो इतने सेंटी मिलेनियर्स हैं, उनमें से 1132 इंडिया में प्रेजेंट है। तो यही वो फिगर्स हैं जिन्होंने इंडिया को 3rd रैंक पर बना के रखा हुआ है, और आने वाले सालों में ये भी प्रेडिक्शन है कि इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर देगा। तो उसके लिए ईयर जो है प्रेडिक्शन का वो दिया गया है 2032। तो अब से 10 साल तक इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर 2nd रैंक पर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज वी हैव अबाउट HDFC सिक्योरिटीज। तो HDFC सिक्योरिटीज बहुत वक्त से बात कर रहा था अपने डिजिटल सेंटर्स को ओपन करने की। तो उस प्रोसेस के अंडर उन्होंने एक डिजिटल सेंटर खोला है बेंगलुरु में, जिसका जो सारा स्टाफ है वो ओनली वुमेन होगा। वहां पर सिर्फ औरतें काम करेंगी, और जो उनकी रिक्रूटमेंट होगी वो औरतें वो चूज करेंगे 30 से कम की उम्र की औरतें। तो यहाँ पर आप देखिए इट इज बेस्ड ऑन बेंगलुरु एंड इट इज गोइंग टू केटर कस्टमर्स फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना।
तो 4 स्टेट्स की जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हायरिंग जो होगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 30 ईयर्स से कम उम्र की औरतों को वो हायर करने वाली हैं। तो यहाँ पर नाम आता है धीरज रैली का, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ HDFC सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है वो है वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। अब ये क्या है कि हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, कौन सी चीज़ों के रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज जो रिलेटेड हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इनिशिएट किया है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, next we have World Health Organization which is WHO, and we have World Organization for Animal Health WOH founded as OIE। तो इन 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल लेवल पे इस प्लान को इनिशिएट किया है। तो इसके अंडर 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो 2022 से शुरू होगा। तो 2022 से 2026 का जो प्लान है वो फोकस करने वाला है 6 की एरियाज के ऊपर। तो वो कौन से की एरियाज हैं? द फर्स्ट वन है वी हैव One Health capacities for health systems. The next we have emerging and re-emerging zoonotic epidemics. And the next one is epidemic zoonotics. The fourth we have neglected tropical and vector-borne diseases. And fifth we have food safety risk. And at last we have antimicrobial resistance and the environment. तो इन एरियाज में इन 5 सालों में फोकस किया जाएगा ताकि हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। स्टे सेफ एंड सेव एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच।